मैं जीवन कुमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं हिंदी विषय को। तो देखिए हिंदी विषय में आज जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ये है आपका क्रिया और क्रिया की परिभाषा। तो पिछले हमने टॉपिक में देखिए हमने शुरुआत करी थी, हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि विषयों को कंप्लीट कर चुके हैं और इसी में आज हम करने वाले हैं आपकी क्रिया को। तो इस विषय की जो महत्वता ये है ना कि आपको कई बार क्रिया की पहचान, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद के आधार पर आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम जो करने वाले वो होंगे क्रिया की परिभाषा, विशेषता, धातु की पहचान। धातु मतलब वो मूल शब्द जिनसे आपका क्रिया का निर्माण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद भेद और उसके बाद हम क्रिया विशेषण एवं उसके भेदों को करने वाले और साथ ही साथ हम कुछ एक अभ्यास प्रश्न भी इसमें करेंगे। तो देखिए क्रिया मतलब देखिए शब्द अथवा शब्दों का समूह। क्रिया होता क्या है? वह है शब्द एवं शब्दों का समूह जिससे किसी के होने का, किसी कार्य के होने का क्या होता है? ज्ञान होता है। अथवा एक तो होने का और दूसरा मतलब कि उसके करने का बोध हो। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर सीता नाच रही है, कोई ना कोई काम हो रहा है ना। तो एक होता है कि किसी क्रिया के होने का अथवा क्रिया किए जाने का। एक होने का आप ध्यान दीजिएगा, आप कुछ काम कर रहे हो ना, मैं खा रहा हूं, वहां पे क्रिया हो रही है। बट किसी अवस्था की भी जब बात आती है ना, वहां पर भी आपका क्रिया रहती है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो होने वाली अवस्था है ना वो थोड़ा सा आपको क्या हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो सकता है। और उसमें क्या होता है, हम उस प्रश्न को, अगर उस अवस्था में कोई प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है तो वहां पर हम गलत कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे समझना है, जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, मीरा बुद्धिमान है। अब यहाँ पे वो कुछ काम कर रही है, इस शब्द में पहचानिए मीरा बुद्धिमान है। लेकिन ये फिर क्रिया कैसे हुई? यहां पर किसी अवस्था के होने का ज्ञान हो रहा है ना आपको, कि बुद्धिमान होने का ज्ञान हो रहा है, वहां पर क्या हुआ? आपका क्रिया आएगी। शिवाजी बहुत वीर थे, यहां पर भी उनकी वीर होने की अवस्था का आपको ज्ञान हो रहा है, तो फिर क्या हुआ? ये भी आपकी क्रिया कहलाएगी, ठीक है। किसी कार्य का करना अथवा होना, इस पे ना गौर कीजिएगा कि किसी कार्य का करना अथवा होना। जैसे मैं रानी बन गई हूं, अब यहां पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये बन गई हूं एक अवस्था है, मैं रानी हूं, ठीक है, ये भी एक अवस्था है। तो वहां पे क्या हुआ? आपका क्रिया आएगी। अब धातु मतलब क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप मतलब ना, जो एक शब्द होते हैं, जैसे लिख, कुछ ना कुछ तो लिख, पढ़, जा। अब इसमें क्या होगा? आप ना आदि शब्दों को लगाकर क्या होते हो? क्रिया बनाते हो। जैसे लिखना, पढ़ना, है ना, जाना, खाना, खाता, गाता, ता, इन्हीं धातुओं में लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं। अब यहां पर आपने क्रिया पहचाननी है कि इन शब्दों में से कौन सी शब्द में, किस वाक्य में क्या है? क्रिया है। तो बताइए, आप बताइए इनमें से किन वाक्यों में क्रिया है। अब यहां पे याद रखना कि यहां पर कोई भी काम हो नहीं रहा है, यहां पे अवस्था की बात करी गई। जैसे सोना महंगा है, महंगे होने की अवस्था की बात करी है, क्रिया है। वह एक आंख से काना है, अवस्था की बात की गई है, क्रिया है। बहुत ही हष्ट पुष्ट है, यहां पर भी उसके होने के बारे में बताया गया है, तो वो क्या है? आपका क्रिया है। और एक बात और याद रखनी है कि बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बन सकता है। धातु किनको कहेंगे हम? वह मूल शब्द जिनसे क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। धातु में ज्यादातर हम क्या, ना को जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा से खाना, पढ़ से, पढ़ में आपने ना जोड़ दिया, पढ़ना, जा प्लस ना जाना, लिख प्लस ना लिखना। अब शब्द के निर्माण के विचार से धातु भी दो प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की धातु होती है? एक होती है आपकी मूल धातु, जब आप शब्दों के निर्माण कर रहे हो ना, उस आधार पर भी बोलता है कि धातु के भी दो प्रकार हैं। एक होती है मूल धातु, दूसरी होती है यौगिक। अब मूल धातु क्या है? वह स्वतंत्र होती है, ये किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे खा है ना, अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। ये पढ़, मैं बोलोगे यार तू पढ़, पढ़ नहीं रहा है तू, तो ये क्या है? किसी और दूसरे शब्द पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है। दूसरा क्या है? लिख, या तुम लिख क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हें लिखा रहा हूं और तुम लिख नहीं रहे हो, ये भी अपने आप में पूर्ण हो रहा है ना, कि कोई क्रिया हो रही है वहां पर। फिर क्या हुआ आपका? जा, जा यार यहां से जा, है ना, वो अपने आप में पूर्ण है ये। अब दूसरे होते हैं आपके यौगिक, जिसमें क्या होता है कि ये किसी न किसी दूसरे शब्द पर डिपेंडेंट होते हैं आपके, मतलब आश्रित होते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती है। तो इस प्रकार के शब्द क्या हुए? आपके यौगिक धातु कहलाते हैं। फिर अगर हम क्रिया के भेद की तरफ आए तो कर्म के आधार पर हम बात करते हैं। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद। एक होगी आपकी अकर्मक क्रिया, दूसरी हुई आपकी सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किस प्रकार की होती है? तो देखिए, अगर हम अकर्मक की बात करें ना, तो जिस क्रिया के कर्म का फल कर्ता पर ही पड़े। यहां पर ना आपने देखिए, ये जो हिंदी भाषा में कई बार क्या होता है ना, कि जो शब्द है वो काफी हमें ऐसे लगते हैं कि कई बार इंग्लिश से भी हमें ना वो कठिन लगते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो कर्ता, कर्म, ये सिंपल भाषा में अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं। अब मैं खा रहा हूं, है ना, मैं खा रहा हूं, तो इसमें क्या है? आपको मतलब
ये नहीं है पता कि क्या चीज खा रहा हूं या क्या कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं। अब मैं जो नाच रहा हूं ना, तो यहां पे क्या है, मैं डांस कर रहा हूं ना, नाच रहा हूं, तो मतलब इसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ रहा है ना। कर्ता क्या हुआ, मतलब जो काम करने वाला होता है। कर्म क्या है, जो चीज आप कर रहे हो। तो इसमें कोई अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका कर्म नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अब जब मैं ये करूंगा ना कि मैं खा रहा हूं, मतलब मैं खा रहा हूं, कुछ भी काम कर रहा हूं, बट मैं खा रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा है कि एक क्रिया हो रही है, आपको नहीं ज्ञात है कि क्या खा रहा हूं। जब मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं, तो यहां पे खाना क्या हो गया आपका, क्या हो गया, कर्म हो गया ना। कि खाने का प्रभाव अब किसके ऊपर पड़ रहा है, खाने के। जब मैं खाता हूं ना, मैं खाना खा रहा हूं, वो खा जो रहा हूं ना, क्या खा रहा हूं, खाना। तो उसके मतलब खाने को खा रहा हूं ना, यहां पर आपको बोध हो रहा है कि इस वाक्य में कोई और चीज भी उपलब्ध है जिसके ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है। तो जब आप अकर्मक की बात करते हो ना, वहां पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है। मेरे बारे में अगर मैं बोल रहा हूं, तो उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर ही पड़ रहा है। जैसे मैं नाच रहा हूं तो मैं ही हूं, है ना। इस तरह से होते हैं आपके, इसका कोई कर्म नहीं होता है, मतलब कारक नहीं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे श्याम रोता है, श्याम नाचता है ना, वह हंसता है। तो यहाँ पे हंस रहा है ना, अब जब मैं बोलूंगा कि मैं तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूं, किसी और के ऊपर, तो वहां पे कर्म आ गया, कोई और व्यक्ति आ गया, ठीक है। रोना हंसना दोनों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्रियाएं हैं और इसका प्रभाव भी इसी के ऊपर पड़ रहा है। अब दूसरी है आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब अर्थात कर्म के साथ। जैसे जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी दूसरी जगह पड़ता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म मतलब कारक जो है वो अवश्य ही रहता है। और इसकी या तो अब यहां पे ना ये बात गौर से देखना, तो एक तो क्या होगा ना कि एक तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा ना कि कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति भी इसमें है, जैसे मतलब कोई कर्म है जिसके ऊपर क्या हो रहा है कि प्रभाव आपका पड़ रहा है। परंतु अगर वो दिया भी नहीं है, तो इसमें एक बात आपने जो नोट रखनी है, जो नोट करने योग्य है, वो ये है कि कर्म के होने की संभावना होती है इसमें। जैसे जैसे राम ना खाना खाता है, ठीक है, इसमें क्या है आपका, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि मैं खाता हूं या राम खाता है, कि वो खाता है कुछ भी, बट यहां पे क्या बात हो रही है, खाना। अब इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, खाने का। तो ये हो गया आपका कर्म, है ना। अब कर्म तो मतलब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। लेकिन कई बार क्या होता है आपका, कई बार संभावना भी होती है, किसी उसमें संभावना भी होती है। जैसे अब जैसे वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। तो ये जो वह जाता है ना, यहां पर आपको देखो क्या है, आपको दिख नहीं रहा है कि कहां जाता है, क्या कर रहा है वो, है ना। परंतु इसमें क्या है, इसमें गंतव्य की संभावना रहती है, इसमें कर्म ना, जो कर्म होने की संभावना रहती है। जैसे वो जा रहा है तो कहीं ना कहीं जा ही रहा होगा ना। वह घर जाता है, वह विद्यालय जाता है, या किसी ना, देखिए जाता है कि पहले कर्म के रूप में किसी स्थान, जैसे किसी न किसी घर, विद्यालय, पटना, गंतव्य, इसकी ना एक स्पष्ट संभावना रहती है। आपको संभावना दिखती है कि कहीं जा रहा है तो किसी तरफ जा ही रहा होगा वो। तो जिसमें आपके कर्म के होने की भी संभावना भी दिखती है, वो भी क्या कहलाता है, आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब अगर हम सकर्मक क्रिया के भेदों की बात करें, तो इसके भी दो भेद हैं। एक होती है आपकी एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है आपकी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब कि जिसमें एक ही कर्म होता है ना, एक ही कार्य, जैसे वह रोटी खाता है। अब इसमें खाने का प्रभाव क्या है, अब एक तरफ खाना है, खाने में बहुत चीज आ गई, रोटी आ गई, तो इसमें रोटी खा रहा है, मतलब एक चीज की बात हो रही है। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होगी, जिसमें एक के साथ दो कर्म होते हैं। अब इसमें एक भी याद रखना आपने, द्विकर्मक क्रिया नहीं, एक चीज आपने याद रखनी है। क्या होता है कि एक में तो कोई ना मतलब प्राणीवाचक, जैसे कोई सजीव चीज होगी, दूसरी में ना निर्जीव चीज की बात की गई होगी। तो बहुत सिंपल सा इसका ट्रिक है, आपने ये चीज याद रखनी है। प्राणीवाचक का मतलब क्या होता है कि कोई जिंदा वस्तु होगी, लिविंग थिंग होगी, जो आपकी पहला कर्म होगा। दूसरा आपका नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, कोई भी आपकी नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु हो सकती है, अर्थात प्राणीवाचक ना हो। ये इसका सिंपल सा रूल है, आपने वो याद रखना है, नियम है इसका। जैसे नर्स रोगी को दवा पिलाती है। अब देखो यहाँ पे कर्ता कौन है, मतलब ये काम कर रही है ना, नर्स क्या कर रही है, दवा पिलाने का काम कर रही है, ठीक है। अब कर्म क्या हो गया इसमें, एक तो आपका दवा आ गया। दवा क्या चीज है आपकी, निर्जीव चीज है, ठीक है, ठीक है, निर्जीव चीज है, निर्जीव वस्तु है। और दूसरा क्या है आपका प्राणीवाचक, किसको पिला रही है ये, इस दवा के पिलाने का प्रभाव किसको पड़ रहा है, रोगी को। रोगी को पिला रही है ना वो, तो दो कर्म है इसमें, एक तो रोगी है, एक दवा है, ठीक है। दवा क्या है आपकी, निर्जीव है, और रोगी क्या है आपका, सजीव है। तो लग गया ना पता, यहां से स्पष्ट हो गया ना उदाहरण के माध्यम से कि देखिए द्विकर्मक
द्विकर्मक मतलब द्विकर्मक क्रियाएं कैसी होती हैं, वैसी क्रियाएं जहां पर आपके दो कर्म रहते हैं एक ही वाक्य में। पहला आपका सजीव होता है, दूसरा आपका निर्जीव होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ आपका कि कुछ एक आप अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं देखिए कि देखिए कुछ एक शब्द है ना जो एक का है आपके बिना कर्म के होंगे, दूसरा आपका कर्म के अनुसार होगा। जैसे लदना, अब लदना मतलब मेरे ऊपर, या तुमने बहुत बोझ लद दिया, तुम तो बहुत लदे हुए हो, है ना, मैं बहुत लदना क्या होता है आपने, है ना, ये क्या है आपका कि अपने ऊपर बोझ लेना, तो क्या हो गया आपका अकर्मक। लादना मतलब किसी और के ऊपर, जैसे मैंने घोड़े को लाद दिया या घोड़े के ऊपर कुछ लाद रहा हूं, तो क्या होता है वो कर्म के साथ होता है। फंसना मतलब आप खुद ही फंस गए हो। फांसना मतलब किसी को अपने जाल में फंसा लेना, तो ये क्या होगा हमेशा कर्म के साथ होगा। गड़ना, गाड़ना, ठीक है। लुटना कि मैं लुट गया, लूटना किसी और को, है ना, कि मैं गुंडों ने रमेश को लूट लिया, तो वहां पे क्या है आपका कर्म और के साथ है कोई जो चीज हो रही है, जो घटना हो रही है वो किसी कर्म के साथ हो रही है, तो ये क्या होगी सकर्मक होगी। कटना कि आप खुद ही कट रहे हो, मेरा हाथ कट गया, अब ये क्या है कटना मतलब आपका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ रहा है, मतलब यार उसने उसका हाथ काट दिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका कोई कर्म भी है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार कटना, काटना, उखड़ना, उखाड़ना, ठीक है, घिरना, घिरना, फिरना, फिरना, ये जो छिदना, ये वाले शब्द आपके क्या है, ये किसके साथ रहेंगे, हमेशा ही अकर्मक रहेंगे, और इस तरफ जो शब्द दिए हैं ये हमेशा ही सकर्मक रहेंगे, ठीक है। अब जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, लड़का छठी कक्षा में पढ़ती है, तुम शतरंज की चाल चलते हो, है ना, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो इस तरह के कुछ और शब्द हैं। अब हम बात करेंगे संरचना। अब संरचना के आधार पर आप क्या देखो, देखिए कि बनावट के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। एक तो होती है आपकी सामान्य क्रिया, फिर होती है आपकी नाम धातु क्रिया, फिर होती है आपकी संयुक्त क्रिया, फिर होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, फिर होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। और ये जो भेद है ना आपके 1 2 3 4 5 जो आपके भेद हैं, ये किस आधार पर है, ये है आपकी रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, ठीक है। तो बनावट के आधार पर कितनी होती है, 5 तरह की क्रियाएं होती है। पहली हुई आपकी सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया में क्या होगा, सामान्य क्रिया में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे तुम कूदो, अब एक प्रकार की क्रिया है ये। राम पढ़ा, है ना, राम पढ़ा, तुम कूदो, तो ये क्या है आपका एक प्रकार ही क्रिया है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो या दो अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं होती हैं संयुक्त क्रियाएं। जैसे मीराबाई स्कूल चली गई, अब चली मतलब चल से आपका क्या हो गया, मात्रा लगी, चली, है ना, बड़ी की मात्रा, चली गई, चलना जाना, तो वो भी क्या है आपकी क्रिया है। गई, है ना, ये भी क्या है क्रिया। तो क्या हो गया, दो तरह की क्रियाएं होती है, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के जो क्रिया बनती है उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चल देना, अब चलना भी अपने आप में क्रिया है, देना भी अपने आप में क्रिया है। चल देना, हंस देना, रो पड़ना, झुक जाना इत्यादि। तो ये क्या है, आपको दो धातुओं के या दो शब्दों के, दो क्रियाओं के होने का बोध हो रहा है, उनको क्या कहेंगे हम, संयुक्त क्रिया। फिर आती है आपकी नाम धातु। अब क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को छोड़ करके क्या होती है आपकी, आपने क्या याद रखना है, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब अपना भी क्या है आपका, इससे क्या बन गया, अपनाना। गर्म, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इन शब्दों से मिलकर के जो क्या बनते हैं आपके क्रियाएं बनती हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे अपना से अपनाना, है ना, गर्म से गर्माना आदि। अब प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा जो आपका भेद है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा कि जो इसमें क्या है कि कर्ता जो है ना आपका करने वाला स्वयं काम नहीं कर रहा है बट किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिलवाया, अब रमेश ने सुरेश को पानी पिलवाया, है ना, पिलवाया, किसी और से पिलवाया, प्रेरणा दी कि तू करिए काम, पिलवाती हैं। तो जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ठीक है, तो मैं तुमसे पढ़वा रहा हूं, है ना, किसी और से आप ये काम करवा रहे हो, किसी और को प्रेरणा दे रहे हो। चल से क्या, चलवाना, जीत से जितवाना, समझ से, ठीक है, एक तो समझना हो गया, दूसरा समझवाना, है ना। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है ना, इस तरह के आपके। फिर अब क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, एक क्रिया समाप्त हुई फिर दूसरी क्रिया शुरू करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, तब पहली क्रिया क्या होती है आपकी, पूर्व कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अब वे चले गए, यहां पर क्या है आपका सिंपल क्रिया है ना, पहले उन्होंने सुना फिर चले गए, तो वो सुनकर चले गए, कि पहले महाराज जी का सत्संग सुनकर वो चले गए। अब इसमें क्या है, एक क्रिया हो रही है कि सुनकर, ठीक है, उसके बाद जाने का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या है आपकी इस तरह से आपको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जहां पर एक कार्य समाप्त करके आप दूसरे कार्य को
करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं कहकर जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ऐसे ही जा रहा हूं यहां से, नहीं पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं कहकर जाऊंगा, पहले कुछ कहूंगा, वो क्या है, कहना क्या है, क्रिया है, फिर जाऊंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका कि पहला कार्य समाप्त करके, क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करते हो। अब पूर्वकालिक क्रिया में पहले होने वाली क्रिया असमापिका कहलाती है, क्योंकि इससे खत्म नहीं हुई होती है, और दूसरी क्रिया जिसे वाक्य का अंत हो वह समापिका कहलाती है। अब ये चीज ना, ये साधारण सी आपकी परिभाषाएं होती हैं, जिस तरह से आपके पेपर का जो नेचर हो चुका है ना, उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर जैसे आपकी पूर्वकालिक क्रिया है तो जो पहली वाली क्रिया है उसको क्या कहेंगे, दूसरी वाली क्रिया है उसको क्या कहेंगे। असमापिका और समापिका, इसमें दो तरह के आपके उदाहरण है। फिर आया आपका कि उदाहरण सुनकर चले गए, कहकर जाऊंगा, है ना। फिर संज्ञा के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकती है। तो कई बार क्रिया क्या होती है आपकी, संज्ञा की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है। उन्हें क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, हमेशा याद रखना कि कई बार क्रियाएं जो है आपकी संज्ञा की तरह भी इस्तेमाल होती हैं, और उनको क्या कहेंगे हम, क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। जैसे सुबह का टहलना, अब टहलना अपने आप में क्रिया है, बट यहाँ पे एज अ संज्ञा की तरह इसको इस्तेमाल हुआ है, सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। सोचना क्रिया है, लेकिन सोचने से काम नहीं होते, यहां पर सोचना जो है एक संज्ञा की तरह लिया गया है, ठीक है। रगड़ाई के बाद ही फर्श अच्छा दिखेगा, मतलब जब आप काम करते हो ना, तो इसमें क्या, इसको भी एक संज्ञा की तरह लिया गया है कि इसके बाद ही फर्श जो है आपका अच्छा लगेगा। अब कुछ एक और होती है आपकी कि अनुकरणात्मक क्रियाएं। ये क्या है कि किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में हम क्रिया बना लेते हैं, जैसे खटपट, है ना, फिर से क्या बन गया, खटपटाना। भन-भन से भन बनाना, थर-थर से थर-थराना, सन-सन से सन-सनाना, थप-थप से थप-थपाना। तो ये किस तरह की हुई, अनुकरणात्मक क्रियाएं, जिसमें आप क्या होता है कि कल्पित या वास्तविक ध्वनियों से जब क्रियाएं बन जाती हैं उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। फिर आया आपका क्रिया विशेषण। अब ये थे, हमने यहां तक हमने क्रिया के भेद, क्रिया परिभाषा और इवन उसके भेदों को भी कर लिया। अब रहता है आपका क्रिया विशेषण क्या होता है। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे कि वह चलता है, अब चलना क्या है, क्रिया है, पर यहाँ पे वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, चलने की क्रिया को, क्या विशेषता को बता रहा है, तो वह धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे शब्द जो है आपका वो क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। फिर इसके बाद अब उसके भेद कितने होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्थानवाचक। तो इसमें एक शब्द आपने याद रखना है, अविकारी। देखिए हम पहले वाले लेक्चर में हमने इनको, पूर्व लेक्चरों में हमने क्या करा है, विकारी अविकारी शब्द मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा चुके हैं। यहाँ पर हम दोबारा से उनमें समय जाया नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए, अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो अपना स्वरूप कभी नहीं बदलते हैं, चाहे किसी भी आधार पर हो, लिंग वचन कारक, किसी भी आधार पर अपने वो स्वरूप को नहीं बदलते हैं। तो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हो, मतलब क्रिया के बारे में बता रहे, किसी स्थान के बारे में बता रहे, जैसे यहां वहां कहां जहां सामने नीचे ऊपर आगे भीतर बाहर आदि। जैसे कनिका यहां चली गई, अब यहां चली गई ये क्या है आपका, कनिका चली गई, जब आपने यहां लगा दिया तो ये क्या हो गया आपका, स्थानवाचक क्रिया हो गई, मतलब कहीं ना कहीं उसके जाने का आपको बोध करवा रही है, ठीक है, स्थान का बोध करवा रही है। तो इसमें क्या होगा आपका, पार्टी यहां हो रही है, अब कुछ हो रहा है ना कार्य, तो वो कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, मतलब स्थानवाचक क्रिया आ गई इसमें, ठीक है। फिर होती है आपकी दूसरी होती है कालवाचक। कालवाचक मतलब जिसमें आपको किसी समय का ज्ञान हो, जिस क्रिया विशेषण में आपको समय का ज्ञान होता है, जैसे जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के समय को बतलाते हैं, जैसे आज, कल, परसों, पहले, पीछे, अभी अभी, बार बार, प्रतिदिन इत्यादि। राम मोहन से पहले घर पहुंच गया, ठीक है, घर पहुंचना काम है, ठीक है। पहले ये क्या हो रहा है आपका कि ये कालवाचक क्रिया है, ठीक है, क्रिया की विशेषता को बचा रही है, बट किस तरह की है ये, कालवाचक। पार्टी की व्यवस्था आज की गई है, ठीक है, वह अतीत में ही जी रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपकी कालवाचक क्रिया। परिमाण, अब परिमाण का मतलब क्या होता है, हमने ये विशेषण में भी पढ़ा था, जहां पर आपको मात्रा का बोध होता है, मापतोल का बोध होता है, जैसे मात्रा या संख्या निश्चित का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, अधिका, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, उतना, कितना, थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आदि। जैसे वह आज बहुत दूर चला गया, अब दूर चला गया, पर कितना दूर गया, बहुत दूर चला गया, तो ये क्या होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया होगी। वह मेरे बारे में थोड़ा जानता है। अब इसमें ना ये क्या है आपका, माप की बात कर रहे हैं हम ना, थोड़ा जानना, अधिक जानना, बहुत होना, है ना, या फिर किसी तरह से ये जिसमें संख्यावाचक भी आती हैं आपकी। एक होती है आपकी परिमाणवाचक में, तो इसमें मात्रा की अगर हम बात करें तो तुम्हें उसे कम राशि मिल रही है। फिर होती है आपकी रीतिवाचक। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के आएंगे, वह आबकारी शब्द जो किसी क्रिया की रीति का बोध कराते हो, या तो किसी की बात को करने का तरीका बताते हैं, जैसे
सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसे वैसे, अतः, इसलिए, क्यों नहीं, मत, कदापि, तो, हो, मात्रा भर आदि, जैसे वह ध्यान से सुन रहा था। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, किसी रीति का बोध कराते हैं या किसी के बात करने के तरीका भी बतलाते हैं। उन्हें अचानक सूचना मिल गई, वह बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि क्रिया विशेषण की पहचान करनी है। तो देखो, वह संजय ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा, कम, अधिक, जब भी कभी मात्रा का बात होती है, मात्रा का बोध होता है, तो वो क्या रहता है, आपका परिमाणवाचक रहता है। बच्चा दिन भर पढ़ता है, अब दिन भर की हमने क्या बात की, जहां पर भी समय की बात की जाएगी वह किस में आएगा, वो आपका कालवाचक में आएगा। सुंदरता चारों ओर फैली है, जहां पर भी आपको स्थान का बोध हो वो किस में आएगा, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अवस्था की जब बात होती है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, ये रीतिवाचक में आती है। ठीक है, रीतिवाचक में आती है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा धीरे धीरे मुस्कुराना में। ठीक है, तो इसमें अब आपने देखना है कि कहां पर क्रिया विशेषण है। तो बच्चा दौड़ते दौड़ते थक गया, क्रिया विशेषण। फिर इसी प्रकार से बैठे बैठे मन नहीं लगता, यहां पे भी क्रिया विशेषण है। उड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है, जैसे उमड़ना, तो यहाँ पे भीड़ उमड़ गई, आंसू उमड़ गए, है ना, नदी उमड़ गई, दूध उमड़ने लगा, तो यहाँ पर हर जगह पे सही है, लेकिन आंसू उमड़ने नहीं लगे, आंसू आए। चलिए कुछ एक अब हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो जैसे आपके अभ्यास प्रश्न देखिए, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो जब हम ये मंगवाना, है ना, करवाना, इसमें जब प्रेरणा दी जाए तो ये क्या होता है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऊपर दिए गए हम ना वो उसके व्याख्या के आधार पर जो हमने करा, अब हम क्या करेंगे, आपके प्रश्नों को करेंगे। क्या और किसको, दोनों का उत्तर किन क्रियाओं से प्राप्त होता है। तो देखिए, जब हमने द्विकर्मक क्रिया की बात करी ना, कि वहां पे क्या होते हैं, आपके दो कर्म होते हैं। ठीक है, एक हमने बोला था कि एक सजीव कर्म होता है, एक निर्जीव कर्म होता है। तो अगर आपको इतना सब भी नहीं याद रखना है तो आपने सिर्फ सीधी सी सिंपल जो परिभाषा है इसकी वो यह है कि द्विकर्मक क्रिया में क्या होती है, आपको क्या और किसको, कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था ना, नर्स ने रोगी को दवा पिलाई। अब इसमें आपको क्या आंसर कर रहा है, ठीक है, द्विकर्म है ना उसमें, इसमें क्या है, आपके द्विकर्म है। इधर समझ लेना, द्विकर्म है। एक तो है ना आपका नर्स, नर्स तो आ गई आपकी कर्ता जो कार्य कर रही है। ठीक है, कर्म कौन कौन सा है, एक है रोगी। ठीक है, क्योंकि जो नर्स काम कर रही है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, इस रोगी के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, और क्या कर रही है वो, दवा, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। ठीक है, मैं सारे शब्द नहीं लिख रहा हूं यहां पे। तो ये तो हो गया आपका कर्ता, दो इसमें कर्म है, एक है आपका सजीव, है ना। आपने याद रखना है कि निर्जीव जो आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है उसकी जो विशेषताएं, एक तो होती है सजीव, दूसरी क्या है आपकी निर्जीव। क्या पिला रही है वो, इसका भी आंसर है, ये क्या है आपकी निर्जीव। ठीक है, दवा है आपकी निर्जीव। अब वो क्या कर रही है, पिला रही है। अब इसमें ना सिंपल आपने याद रखना है कि जो द्विकर्मक क्रिया होती है वो क्या आपका आंसर करती है, ये किसका जवाब दे रही होती है, क्या और किसको। तो इस शब्द में जरा पहचानिए, इसमें आंसर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। नर्स रोगी को क्या पिलाती है, दवा, और किसको पिलाती है, रोगी को। तो दोनों चीजें आंसर हो रही है ना, क्या और किसको। तो ये क्या हुआ आपका, द्विकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है आपका, क्या और किसको का आंसर रहता है। ठीक है, याद रखना है आपने। फिर आया गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्या है आपका, इसमें भी क्या है आपकी द्विकर्मक क्रिया है। गाय क्या पिला रही है, दूध, किसको पिला रही है, बछड़े को। क्या और किसको का आंसर हमेशा रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, गाय क्या पिला रही है, दूध पिला रही है, किसको पिला रही है, बछड़े को। तो फिर से आगे ना आपके क्या और किसके का आंसर ये किसमें आएगा, आपका द्विकर्मक। अगर आपको इतनी परिभाषा भी नहीं रहती है ना याद कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं और एक आपका सजीव होता है दूसरा निर्जीव होता है, इतना रट्टा भी नहीं मार सकते, इतना आप समझ भी नहीं पा रहे हो तो समझ लेते हैं, हर कोई समझ लेता है। बट ऐसा होता है ना कि कई बार देखिए कि बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपने सीधे से सिंपल सा एक भाषा है, सिंपल सी ट्रिक है, आप पढ़िए। जब आपको उसके पहचान के लिए कहा गया हो कि ये एक कर्मक क्रिया है, द्विकर्मक है, तो इसमें हमेशा याद रखना है कि इसमें क्या और किसको का आंसर होता है। ठीक है, फिर आया आपका वह पढ़ाई कर चुका है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, आपकी संयुक्त क्रिया है। ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया है आपकी, संयुक्त। वह खाना खाकर सो गया। अब इसमें क्या है, हमने पढ़ा था ना एक पूर्वकालिक क्रिया होती है कि एक कार्य समाप्त होकर के वह दूसरा कार्य करता है। अब सोना क्या है आपकी क्रिया है, कैसे सो रहा है वो, खाना खा करके सो रहा है। ठीक है, इसके बाद आया आपका तुम खा रहे हो, वाक्य में सहायक क्रिया है रहे हो,
है ना, हेल्पिंग वर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तुम खाते हो, अब खा ऐसे ही नहीं लिख पाओगे आप, तुम खा रहे हो, तो रहे क्या होगा आपकी सहायक क्रिया होगी। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया लगती है? हमने कहा कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो आपकी क्रियाएं लगती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी नामबोधक क्रियाएं कहलाती हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। जैसे हमने पढ़ा कि तुम खा रहे हो, तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन क्रिया स्पष्ट करती है? आपकी सहायक क्रिया स्पष्ट करती है या पूर्ण करती है। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में भी आपकी संयुक्त क्रिया है। फिर आया आपका निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है आपकी? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या यौगिक है? अब प्रेरणार्थक में तो क्या होता है, जब आप किसी को दूसरे को प्रेरणा देते, जैसे करवाना, कहलाना, है ना, ये सारी चीजें आती हैं, अगर आपको इतना सही याद रखना है तो। सकर्मक में क्या होता है कि इसमें जो कार्य कर रहा होता है ना, उसका प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है। तो अब यहां पे आप पढ़िए, निशांत दौड़ रहा है, इससे क्या बोध रहा है कि निशांत दौड़ रहा है, निशांत के बारे में ही बात हो रही है, उसकी दौड़ने का प्रभाव उसके ऊपर ही पड़ रहा है। तो ये क्या हुई आपकी? इसमें कोई भी कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है ये, ठीक है। फिर आता है आपका नेहा कपड़े धोती है, ये क्या है आपकी? अब आप बताओ, इसमें नेहा धोती है, अगर धोती है बोलता ना हम, तो यहाँ पे आपको नहीं पता लग रहा है क्या धो रही है, क्या कर रही है, बट वहां पे धोने का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ रहा है। अब किसको क्या धोती है? वो कपड़े। क्या का आंसर हो रहा है? नेहा कपड़े धोती है। क्या धोती है? यहाँ पे क्या का आंसर नहीं हो रहा है कि निशांत दौड़ रहा है, यहाँ पे ये नहीं है। आप क्या नहीं पूछ सकते हो, इधर क्या पूछ सकते हो इसमें? तो नेहा कपड़े धोती है, तो क्या धोती है? कपड़े। ये क्या हो गया आपका? सकर्मक क्रिया। जहां पर करने का जो कर्ता काम कर रहा है ना, उसका प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? सकर्मक क्रिया, मतलब कर्म के साथ। सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक क्रिया खत्म हुई नहीं कि दूसरी क्रिया करी उसने, पहले खेला फिर दूध पिया, क्या हुई आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु क्या होती है? मूल धातु। हमने पढ़ा था, जैसे मूल धातु कौन कौन सी है आपकी? हमने बोला ना, खा, है ना, गा, जा। अब इनसे क्या होता है? हम ना जोड़ करके क्या करते हैं? जाना, गाना, खाना। क्या बन गई आपकी? मिश्रित धातुएं या क्रियाएं बन गई आपकी, ठीक है। तो मूल धातु क्या होती है? जो किसी अन्य उसके ऊपर शब्द पर निर्भर नहीं रहती है। निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, ठीक है, मैं कपड़े धोकर एक क्रिया करी, फिर उसके बाद क्या हुई आपकी? दूसरी क्रिया होती है। किस क्रिया में दो कर्म है? अब जैसे सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, यहां पर एक क्या है? फिर ना सुरेश ने क्या करा? क्या और किसको? आंसर हो रहा है ना आपका। अगर आपको ये भी, जैसे देखिए, ये मुश्किल रहता है याद करना कि क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी, तो उसमें क्या होगा? एक कर्म सजीव होगा, एक निर्जीव होगा। यहाँ पे वो भी नहीं याद करना है, क्या और किसको। अब मनोज ने अच्छा खाना पकाया, मनोज ने अच्छा क्या पकाया? अच्छा खाना, बट किसको इसमें आंसर नहीं हो रहा है? राधा अच्छा नाचती है, राधा अच्छा नाचती है, वो तो सीधी सी क्रिया है आपकी, है ना। रमेश ने फल खरीदे, तो एक ही आपका ऐसा है जिसमें क्या और किसको आंसर हो रहा है आपका। सिंपल सा आपका ट्रिक है, वो है रमेश ने मुकेश को खिलौना दिया। रमेश ने क्या किसको दिया? खिलौना दिया। किसको दिया? मुकेश को दिया। तो क्या है आपकी? द्विकर्मक क्रिया है। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। फिर आया आपका कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। फिर आता है आपका काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तीन। पहला भूत, फिर भविष्य, फिर वर्तमान। फिर आया अपमानित होना नाम धातु किस क्रिया के संयोग से बनी है? तो अपमान प्लस इत, संज्ञा प्लस क्रिया, ठीक है। किससे बनी है आपकी? संज्ञा और क्रिया, ठीक है। फिर आया आपका मां बच्चे को सुलाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सुलाना। ये क्या हो रही है आपकी? प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर निम्नलिखित में से गलत विकल्प, जैसे वह चतुर निकल गया, वह चतुर निकला, अब ये कर्म तो है नहीं इसमें, तो ये क्या है आपका? गलत विकल्प हो गया, ये सकर्मक नहीं है। वह कॉलेज से आकर सो गया, एक काम करके दूसरा काम प्रारंभ होना या खत्म करना, उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। उसने आम खाया, खाने का प्रभाव किसके पड़ रहा है? आम, इसीलिए ये सकर्मक है। मोर नाचता है, अब मोर ही नाच रहा है, यहाँ पे कोई और चीज नहीं हो रही है, तो ये अकर्मक है। यहाँ पर वो चतुर निकला, ये भी अकर्मक है, यहाँ पे क्या होना था? सकर्मक नहीं है ये। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? जिसमें कर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे हो रहा है अकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी सारी ये अकर्मक है। बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, ठीक है। दो छात्र बात करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। बालक पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर क्या है? बालक क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें क्या होगा आपका? कर्म है आपका साथ में, ठीक है।
आगे जैसे तुम छत पर सोए हुए थे, वाक्य में सहायक क्रिया क्या है आपकी, तुम छत पर सोए थे। अब हुए थे क्या है आपका, सहायक क्रिया है। इसमें द्विकर्मक क्रिया आपने छांटनी है। तो प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, क्या हुआ, क्या और किसको, विद्यार्थियों को प्राचार्य ने क्या दिया, पुरस्कार दिए। किसको दिए, विद्यार्थियों को दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये था आपका लास्ट अभ्यास प्रश्न। तो आज के हमने विषय में क्या पढ़ा, आपकी क्रिया, क्रिया के भेद, परिभाषाएं, फिर उसके बाद क्रिया विशेषण।